इतिहास में हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आपके लिए एक नए अध्याय को लेकर आई हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें, अधूरा ज्ञान प्राप्त ना करें और इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। बस इतना सा ख्वाब है आप लोगों से हमारा, हम इच्छा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सुंग वंश, सुंग डायनेस्टी। ये क्या है? हमने मौर्य वंश पढ़ा जो एक साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। अगर भारत के इतिहास में हम देखें तो पहली बार साम्राज्य का कॉन्सेप्ट हम कहां से देखते हैं? मौर्य साम्राज्य से। हमने मौर्य साम्राज्य के शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारे भाग बनाए और उसमें चंद्रगुप्त की जो प्रारंभिक जीवन है उससे लेकर हमने मौर्य साम्राज्य के पतन तक पर प्रकाश डाला। मैंने बार बार बताया है कि उत्थान और पतन यह प्रकृति का नियम है। किसी भी चीज का एक चरम सीमा आता है उठने का और फिर वह समाप्त भी हो जाता है, फिर उसके जगह कुछ दूसरा शुरू होता है। इसी के तहत हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो एक समय में इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, वह पतन की ओर अग्रसर हो गया और अंततः इस मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आप मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में अगर आपने पढ़ा, अगर आपने देखा है हमारा पिछला वीडियो, तो उसमें हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैंने जिक्र किया था वह था राज दरबार का षड्यंत्र। तो राज दरबार में जो षड्यंत्र हो रहा था उसमें ही मैंने बताया बहुत सारे गुट बन गए थे। इनमें से एक गुट जो था वह कौन था? वह पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति थे उनका गुट था। और अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ के समय तक हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो चुका था। चारों तरफ से उसके जो प्रांत थे, उसके जो क्षेत्र थे, उसमें विद्रोह होने लगे थे। बहुत सारे प्रांत स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय क्या हुआ था, उत्तर पश्चिम की सीमा से यवनों का आक्रमण या यूनानियों का आक्रमण भी होने लगा था। और हम यह भी देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय ही यूनानियों का जो आक्रमण हुआ वह उत्तर पश्चिम से आगे बढ़कर कहिए तो अयोध्या, साकेत तक ये यूनानी सैनिक पहुंच गए थे, विजित करते हुए उन क्षेत्रों को जो मौर्य साम्राज्य का था। ऐसे समय में पुष्यमित्र शुंग ने बहुत ही तत्परता दिखाई, अपनी योग्यता दिखाई, अपना जो सेनापति का जो एक गुण होता है वह दिखाया और उन्होंने यूनानियों को खदेड़ दिया। अयोध्या से कहिए तो वो उत्तर पश्चिम की तरफ उन्हें खदेड़ दिया। तो इस समय से ही हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने लिए एक ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया था। उनका जो नेतृत्व था, उनमें जो सैनिक क्षमता थी, यह बताने लगी थी कि अब कुछ ऐसे लोगों को चाहिए, ये शासन, यह साम्राज्य ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिनके अंदर योग्यता है। अंततः हम देखते हैं कि जब अंतिम मौर्य शासक जो थे बृहद्रथ, जब वो सेना के निरीक्षण के लिए निकले हुए थे
उसी समय पुष्यमित्र सुंग ने उनकी हत्या कर दी। सोचिए कैसे पुष्यमित्र सुंग या सेना या सेनापति का पलड़ा कितना भारी था, और बृहद्रथ जो राजा थे वह इतने कमजोर हो गए थे कि उनका शासन, लेकिन उनके शासन के अंदर ही उनके सेनापति ने ही उन्हें मार दिया। यह बताता है कि शासन में किस तरह से एक लचीलापन या बिल्कुल ही खत्म उसका जो संगठन होता वो हो गया था। और इसके साथ ही हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और पुष्यमित्र सुंग वह राजा बने। अब कहा जाता पुष्यमित्र सुंग कौन थे? ये सवाल आ सकता है कि पुष्यमित्र सुंग कौन थे या ये सुंग कौन थे? तो ये सुंग जो थे ये पुरोहित वर्ग के थे, ब्राह्मण थे, और मौर्य काल में यह मौर्य साम्राज्य में पुरोहित का काम करते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण पदों में पुरोहित का भी पद बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो सुंग जो है मौर्य साम्राज्य में पुरोहित थे। इनकी जो परंपरा थी वो ये थी, वंशानुगत थी। अशोक के समय हमने क्या देखा? बौद्ध धर्म का उत्थान हो गया, बौद्ध धर्म राज्य धर्म हो गया, और इसके साथ ही पुरोहित व्यवस्था या ब्राह्मण धर्म से संबंधित व्यवस्था इसका अंत हो गया। और इसके साथ ही क्या हुआ? ये पुरोहित व्यवस्था भी समाप्त हो गई। अब सुंग क्या करते? सुंग ने छोड़ नहीं दिया मौर्य साम्राज्य, वहां पर वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगे। वह सेना में चले गए, उन्होंने सेनापतित्व अपनी योग्यता से अच्छे पद प्राप्त किया पुष्यमित्र सुंग ने। कहने का मतलब कि सुंग वंश के लोग जो थे पहले तो सेना में आए, ब्राह्मण जब उनकी पुरोहित गिरी समाप्त हो गई तो वो सेना में छात्र धर्म अपना लिए, यानी कि सैनिक धर्म अपना लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुष्यमित्र सुंग इन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से कहा किस पद को हासिल कर लिया? सेनापति का पद हासिल कर लिया। और यह पूरे मन से मौर्य साम्राज्य में सेनापति का काम करने लगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसी क्रम में उन्होंने यूनानियों को खदेड़ करके बाहर कर दिया था। मैंने बताया कि बहुत कमजोर स्थिति हो गई थी मौर्य साम्राज्य की। जो एक विशाल साम्राज्य था वह टूटने फूटने लगा था। कलिंग स्वतंत्र होने लगा था। आंध्र का क्षेत्र जो है सातवाहन वंश की स्थापना की बात होने लगी थी। कलिंग में खारवेल राजा बनने थे। इसी तरह हम देखते हैं कि चारों तरफ से मौर्य साम्राज्य सिकुड़ने लगा था। ऐसे समय में पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली, वहां के शासन को अपने हाथ में लिया। अब ऐसी बात नहीं कि उन्होंने बृहद्रथ को मारकर बहुत बड़ा तीर मार दिया था, तब तो उनके सामने आहा बड़ा आरामदेह जिंदगी था, ऐसा नहीं। अब उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी थी जिसे दूर करना उनकी प्राथमिकता थी। जो साम्राज्य बचे हुए थे, इधर कुषाण भी आ गए थे, खारवेल, सातवाहन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, कलिंग, दक्षिण भारत की तरफ से पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य जो है वह सिकुड़ने लगा था, घटने लगा था। और मध्य भारत तक ही अगर हम कहें तो सुंग शासन के हाथ में आया, लेकिन ये भी तो खतरे में था। तो सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? जो साम्राज्य उनके हाथ में था उन्हें संगठित किया, मजबूत किया, चारों तरफ से सुरक्षित किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अगर
सवाल आता है कि पुष्यमित्र शुंग की क्या उपलब्धि थी। शुंग वंश का प्रतापी राजा अगर हम कहें तो पुष्यमित्र ही था, जिसने 36 वर्षों तक शासन किया। और इनके बाद अग्निमित्र इनके पुत्र थे, जिन्होंने शासन किया, लेकिन उनका शासन बहुत ज्यादा नहीं था। उनका 6-7 साल ही उनका शासन काल रहा। उसके बाद उनके पुत्र वसुमित्र थे, और भी उनके जो पोते परपोते थे, उन्होंने राज्य संभाला। और कुल मिला जुला के ये शुंग शासन जो था 112 साल का था, जिसमें से हम देखते हैं कि 36 साल पुष्यमित्र शुंग ने अपने हाथ में मगध साम्राज्य की बागडोर रखी। अब सवाल आता है कि पुष्यमित्र शुंग तो बहुत प्रतापी राजा नहीं थे, जैसा कि हम चंद्रगुप्त के बारे में कहते हैं, जैसा हम गुप्त साम्राज्य के बारे में कहेंगे, बहुत सारे वहां समुद्रगुप्त थे, ऐसे राजा नहीं थे। ये बात सही है कि मौर्य साम्राज्य के बाद अगर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य बना। उसके बीच बहुत सारे शासन आए गए। उसमें शुंग शासन भी है, कण्व शासन भी है, कुषाण भी है, सातवाहन भी है। तो ये शासन आए और गए, लेकिन इनका भी महत्व तो बहुत अधिक है। ये भले साम्राज्य नहीं कहलाए, ये चंद्रगुप्त मौर्य जैसे प्रतापी शासक या विजेता नहीं थे, ये अशोक के जैसे महान नहीं थे, ये कहा जा सकता है। लेकिन हम इस बात से अपनी आंखें इस बात पर बंद नहीं कर सकते हैं कि इस काल में, ये जो मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का समय है, यह बेकार था, इसका कोई वैल्यू नहीं था, यह समय एकदम अंधकारमय था, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसमें पुष्यमित्र जैसे भी शासक हुए शुंग वंश के, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो प्राचीन भारत के इतिहास में उपलब्धि है, उनकी बहुत सारी उपलब्धि है। तो हम बात करते हैं, सवाल आता है कि क्या उपलब्धि है पुष्यमित्र शुंग की। उन्होंने 36 साल शासन किया, तो उन्होंने क्या दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानियों से। पहले तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य को संभाला। सबसे पहले आकर, प्राची, कौशल, वत्स, अवंती, पाटलिपुत्र, ये जो उनके क्षेत्र में थे, इसे इन्होंने संभाल के रखा। अवंती थोड़ा दूर था पाटलिपुत्र से, तो इसे संभालना और इसकी जो राजधानी है वह विदिशा बनाना। साथ ही साथ हम देखते हैं पाटलिपुत्र के अलावे विदिशा को भी शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। क्यों? क्योंकि यह थोड़ा दूर था और कंट्रोल करने के लिए इस पर यहां पे दूसरी राजधानी बनाना आवश्यक था। और बात यह है, और यहां पे उन्होंने अग्निमित्र जो उनका पुत्र था, उन्हें यह क्षेत्र जो है उन्हें सौंप दिया, प्रांतपति के रूप में, गवर्नर के रूप में जो कहिए, वो उस क्षेत्र को सौंप दिया। इससे उन्होंने इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखा, जहां पर विद्रोह या स्वतंत्र करने वाली जो बात थी, ये सब बात नहीं हो सकती थी। इतने अच्छी तरह से उसे अपने कंट्रोल में रखा। अब हम बात करते हैं इनकी उपलब्धि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनानियों से संघर्ष। यूनानियों का आक्रमण हुआ और डिमेट्रियस नाम के जो यूनानी सेनापति थे, उसे इन्होंने पराजित किया और खदेड़ करके सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। तो यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हम जानते हैं कि शुंग से पहले मौर्य काल से ही इन यूनानियों का प्रकोप था इस क्षेत्र में। ये मगध क्षेत्र में, जो वर्तमान में इतना भारत का क्षेत्र है, उसमें यह घुस करके अपना प्रभाव या आक्रमण या लूट खसोट जो भी है ये करना चाहते थे, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने बेकार किया, निष्क्रिय किया। तो इस तरह यूनानियों से संघर्ष एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, विदर्भ पर चढ़ाई।
विदर्भ जो दक्षिण के तरफ महाराष्ट्र में आप देखेंगे, विदर्भ जो क्षेत्र है वहां पे प्रांतपति था यज्ञसेन। यज्ञसेन ने क्या किया, विदर्भ को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि ये अब हमारा क्षेत्र है, हम इसके शासक हैं। और उसके भाई जो पुष्यमित्र शुंग का समर्थक था, उसे उसने देश निकाला दे दिया है, या कहें तो उसके प्रति उनका उसने गलत व्यवहार किया। यह देख करके पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को भेजा कि इस क्षेत्र को जाओ जा करके संभालो। और अग्निमित्र यहां आया, विदर्भ पर आक्रमण किया। और ऐसी स्थिति में जब यज्ञसेन का भाई दुश्मन के पक्ष में मिला है, यज्ञसेन क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और इसके साथ ही क्या हम देखते हैं कि विदर्भ जो है शुंग के शासन, शुंग के अधीनता को स्वीकार करके उसके शासन में मिल गया। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी पुष्यमित्र शुंग की। ब्राह्मण धर्म का समर्थक कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था मौर्य काल में। ब्राह्मण धर्म एक प्रकार से किनारे हो गया था, उसे उतनी इज्जत नहीं दी गई, उतना संरक्षण उसे नहीं मिला। हमने बताया कि पुरोहित व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ऐसे समय में जब शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने शासन संभाला तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। जो प्राचीन काल से भारत का धर्म था, वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म था, उसे इन्होंने संरक्षण दिया। ये खुद ब्राह्मण वंश के थे, इनका गोत्र भारद्वाज गोत्र के थे ये। और इन्होंने पुराने जो हमारे हिंदू रीति रिवाज, यज्ञ कर्म कांड, इसे पुनः प्रतिष्ठित किया। और हमें यह जानना चाहिए कि इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार अश्वमेध यज्ञ में यूनानियों से इनका युद्ध हुआ और जिसमें ये विजयी हुए। कहा जाता है कि जन्मेजय, जो हम प्राचीन काल में हम महाभारत कालीन इतिहास में पढ़ते हैं, जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके बाद किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने। और इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। यह बताता है कि यह ब्राह्मण धर्म के प्रबल समर्थक थे। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रति इनकी नीति। बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। दिव्यावदान का कहना है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों के प्रति बहुत अन्याय किया। तारानाथ जो तिब्बती विद्वान हैं, प्रोफेसर नागेंद्र नाथ, इन्होंने कहा कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों के प्रति बहुत ही कठोर कार्रवाई की। कहा जाता है, दिव्यावदान में लिखा हुआ है कि अगर, उसमें पुष्यमित्र का कहना था कि अगर कोई एक श्रमण का सिर, श्रमण मतलब बौद्ध भिक्षु, सिर ला करके देता है तो उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ऐसी बातें लिखी हुई है। बहुत सारे मठों, बहुत सारे जो संघ थे उनको तोड़ दिया गया इनके काल में। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे, उनको तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके द्वारा इन विद्वानों ने यही कहना चाहा है कि बौद्ध धर्म के प्रति पुष्यमित्र शुंग का बहुत ही नृशंस या कठोर विचार था, उनकी कार्रवाई थी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने कहा है ऐसी बात नहीं है। उनमें डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी जो है, उनका कहना है कि पुष्यमित्र शुंग, ये सही बात है कि ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे,
उसे उन्होंने बहुत महत्व दिया, पोषण दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो बौद्धों के इतने कट्टर विरोधी थे। इसके अलावा और भी विदेशी विद्वान है, उनका भी यही कहना है कि पुष्यमित्र सुंग इतने कट्टर नहीं थे बौद्धों के प्रति। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो बौद्ध भिक्षु वो अपने कर्तव्य से च्युत हो गए थे। अब वह अपने कर्म में ना लग करके, अपने धर्म प्रचार या धर्म के प्रति काम में ना लग के, अब वो राजनीतिक कुचक्र करने लगे थे। अब वो इन ब्राह्मण शासक या ब्राह्मण वंश के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे थे। बृहद्रथ की हत्या, ब्राह्मण वंश की स्थापना, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ये सारी बातें बौद्धों को पसंद नहीं आ रही थी। और बौद्ध धर्म के कुछ जो भिक्षु थे, जो श्रमण थे, वह कुचक्र करने लगे थे। इसे सबक सिखाने के लिए संभवतः पुष्यमित्र ने यह नीति अपनाई होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो भरहुत का स्तूप जो है वह उसी काल में बना था, सुंगों के समय ही बना था, नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो वो अशोक ने जो सांची का स्तूप बनवाया था, उसके चारों तरफ जो घेरा पड़ा या उसके जो द्वार बने, वो भी सुंग काल में बने थे, वो नहीं बनते। तो यह कहना गलत है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों के प्रति बहुत ही क्रूर व्यवहार किया था, ये गलत है। संस्कृत भाषा को संरक्षण मिला पुनः, जैसा कि हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य के समय, हमने पढ़ा अशोक के समय कि किस तरह पाली प्राकृत भाषा को महत्व दिया गया था। संस्कृत भाषा जो है वह अब उतनी सम्मानीय नहीं रही थी, वह उसे संरक्षण नहीं प्राप्त था। लेकिन पुनः इस काल में ब्राह्मण धर्म के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी महत्व मिला। इसके परिणाम बहुत अच्छे हुए। एक से एक साहित्य हमारे सामने हम पाते हैं उस काल के। तो हम इस तरह देखते हैं कि पुष्यमित्र की उपलब्धि अपने आप में बहुत अच्छी थी। हत्यारे होने के बावजूद भी वो लोकप्रिय थे। उन्होंने राजा बृहद्रथ की हत्या की थी, इसके बाद भी वो लोकप्रिय थे। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतिम काल में हम देखते हैं कि बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। प्रजा अपने शासन अधिकारियों से ही त्रस्त थी। प्रजा को बहुत सारी जो ग्रीवांसेस होती है वह पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो शासन तंत्र था वह केंद्र से ही ढीला हो गया था। ऐसी स्थिति में जो प्रांतपति थे, जो प्रांतों के अधिकारी थे, जो हर क्षेत्र के अधिकारी जो नियुक्त हुए थे, इनमें बहुत सारे भ्रष्टाचार आ गए थे, जिसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता था। और ऐसे समय में लोग त्राहिमाम एक प्रकार से कर रहे थे, और सुंग शासन का आना और फिर से सब कुछ व्यवस्थित करना, इससे क्या हुआ, आम जनता को राहत मिली, उनके लिए सुकून का काम हुआ। सिंपल सी बात है, वो हत्यारे थे, इस बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया, और उन्होंने आम जनता ने पुष्यमित्र को महत्व दिया कि भाई चलो अब तो कुछ चैन मिला, अब तो हम चैन से जो हमारी जरूरत है, जो हम सही व्यवस्था है, वह हमें मिली। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अब हम बात करते हैं इस काल में कला का भी विकास बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे गति में हुआ। भरहुत का स्तूप जो बौद्धों का स्तूप है, बौद्धों का पवित्र स्थान, उसका निर्माण इसी युग में हुआ। बोध गया का जंगला है एक, कला की दृष्टि से वह भी उत्कृष्ट
नमूना है। अभी जैसा कि मैंने बताया, जिस सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था उसकी चारदीवारी का निर्माण करना, उसके द्वार का निर्माण करना, ये शुंग काल में ही संभव हुआ। और उसके बाद हम कहते हैं कि विदर्भ या अवंती, ये सारे नगर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बसाए गए। यह भी एक प्रकार की हम कलाकारी कह सकते हैं। वहां के कला को जो महत्व दिया गया, जो एक विशेष व्यवस्था अपनाई गई, वह वहां की ये कला ही थी कि इन शहरों को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से निर्माण किया गया इन शहरों का। अब हम बात करते हैं साहित्य की। हमने बताया कि संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ, पुनरुत्थान, फिर से जो संस्कृत भाषा थोड़ी दिन के लिए गुमनाम हो गई थी, पुनः संस्कृत को महत्व दिया गया। और इसी काल में हम देखते हैं मनुष्य स्मृति की रचना हुई, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई, विष्णु स्मृति की रचना हुई। ये बहुत बड़े साहित्य के कोश में इनका एक अलग स्थान है। इनका निर्माण इस शुंग वंश में ही हुआ। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि महाभाष्य, पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य भी इसी काल में लिखे गए। और महाभारत, महाभारत का पुनर्लेखन, महाभारत का पुनर्लेखन भी इस काल में हुआ। कहा जाता है कि कालिदास अग्निमित्र के दरबार में थे, लेकिन इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। फिर भी जो भी है, ये जो हमारे सामने है, यह शुंग वंश की ही देन है, जो एक समृद्ध परंपरा को हमारे सामने रख करके रखा, जिस वंश ने हमारे सामने एक ऐसी व्यवस्था को रखा, ऐसी क्या कहने का मतलब एक समृद्ध परंपरा हमें प्रदान की। तो शुंग वंश के राजा और भी हुए, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन पुष्यमित्र ने बहुत लंबे समय तक काम शासन किया, 36 वर्षों तक। लेकिन ये बात हमें जानना चाहिए कि उन्होंने कोई पदवी या कोई उपाधि धारण नहीं की। ना वो राजा पुष्यमित्र शुंग कहलाए, ना सम्राट, ना ये। कहने का मतलब वो अपने आप को सेनानी ही समझते थे, अपने आप को सेनापति ही समझते थे। वह अपने आप को जनता के संरक्षक ही समझते थे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनकी लालसा या उनकी महत्वाकांक्षा या उनकी गलत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं कहेंगे, गलत आकांक्षा को दिखाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के बाद जो 112 साल का शासन दिया, वह अपने आप में एक उदाहरण है, एक प्राचीन भारत के इतिहास का एक शान है। तो इसके साथ ही मैं आज का क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।